जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु एल के शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में क्रिया का जो टॉपिक है उसको शुरू किया था, जिसमें हमने क्रिया के विभिन्न रूप, धातु क्या है उसके बारे में जाना और क्रिया के जो भेद है उनमें हमने प्रयोग, रचना और बनावट के आधार पे जो क्रिया के 8 भेद थे उनमें से हमने 4 हैं वह कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहजातीय क्रिया का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम उसी प्रयोग के आधार पे जो बाकी बची क्रियाओं के जो रूप है उनका आज हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है क्रिया का तो वो जरूर देख लें, ताकि आपको क्रिया का यह वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको क्रिया का जो टॉपिक है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सहजता से इसको समझ रहे हैं। तो अब बाकी बचे भाग को हम कंप्लीट करते हैं। क्रिया, हमें पता है क्रिया है वो संस्कृत की क्रि धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है करना, यानी किसी काम का होना। तो क्रिया के जो दो भेद होते थे, क्रिया के जो 2 भेद हैं उनमें पहला था प्रयोग, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा है कर्म के आधार पे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं व्युत्पत्ति, प्रयोग और रचना के आधार पे क्रिया के भेद। बाकी जो 4 बचे हैं वो ये हैं पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया। मैं आपको बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में इनको मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप वीडियो को अंत तक देखें और इसको समझने का प्रयास करें। उसके बाद अपने रजिस्टर में इसको उतार लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख सकते हैं। पहले इसको अच्छे से समझें। तो सबसे पहले पूर्वकालिक क्रिया, जैसे नाम से परिलक्षित हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि वह क्रिया जो पहले समाप्त हो गई हो उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट की हुई। देखो, पूर्वकालिक क्रिया यानी एक कर्ता द्वारा पहले एक काम कर लिया, समाप्त कर लिया जाता है, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट किया जाता है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या है, एक क्रिया समाप्त व दूसरी क्रिया शुरू। जैसे वाक्य में सदैव मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त तथा समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन है, यानी मुख्य क्रिया से पहले आने वाली और समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में जो मुख्य क्रिया से ठीक पहले जो क्रिया आएगी उसके साथ कर के या करके लगा हुआ होगा, ये चीज ध्यान रखना है। नंबर 2 चीज इसमें क्या ध्यान में रखनी है कि पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा उस क्रिया के साथ जब के, कर और करके आएंगे तो ये एक ही साथ लिखे जाएंगे, यानी एक ही शिरोरेखा के साथ में अंतर्गत आते हैं। ये नोट्स मैंने लिखे हैं, इनको बोलते हैं बुलेट नोट्स हैं ये एक तरीके के। देखो, इसमें 2 क्रियापद होते हैं, जिसमें पहले क्रियापद के साथ के, कर या करके लगा हुआ होगा। के, कर, करके यानी धातु के साथ लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, यानी पहले सोने से पहले मोहन ने क्या काम किया, पढ़ने का काम किया। देखो, कर आ गया और एक ही शिरोरेखा में है, आप इनको अलग अलग नहीं लिख सकते, वो वाक्य गलत हो जाएगा क्रिया के दृष्टिकोण से। मोहन पढ़कर सो गया, यानी सोने से पहले उसने पढ़ने का काम किया, तो मुख्य क्रिया से ठीक पहले आया। दूसरा, चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। कृष्ण बांसुरी बजाकर गोपियों को नचाते हैं, यानी जहां आपको के, कर या करके लगा हुआ मिलता है मुख्य क्रिया से ठीक पहले वाली क्रिया में, वहां हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी कर्ता द्वारा, एक कर्ता द्वारा एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू किया जाता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह मैंने बता दिया कि पूर्वकालिक क्रिया सूचक शब्द एक ही शिरोरेखा के अंतर्गत लिखे जाते हैं। दूसरी है नाम धातु क्रिया। नाम यानी संज्ञा, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का जो निश्चित नाम है उनको बोलते हैं। तो नाम धातु क्रिया का मतलब यह है कि धातु को छोड़कर बाकी शब्दों से जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, धातु को छोड़कर, धातु मैंने बताया था क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु
कहते हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इससे पूर्व वाले लेक्चर को जरूर देख लें। नाम धातु क्रिया यानी धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे डर संज्ञा शब्द है, इसमें प्रत्यय जोड़ने से डराना, लज्जा लज्जाना, अपना अपनाना या अपनापन, ठीक है, लालच ललचाना, थपथपा थपथपाना, ये अवयव शब्द है। तो इस तरीके से जो शब्दों में प्रत्यय सिर्फ धातु शब्दों को छोड़ के बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों में यदि प्रत्यय लगाकर जो क्रिया का रूप बनाया जाता है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे राधा बहुत तुतलाती है, तुतलाना का तुतलाती है। राम ने किसान की जमीन हथियाली, हाथ शब्द है वो संज्ञा शब्द है, उसमें प्रत्यय जोड़कर हथियाना या हथियाली। मेरा दिल धड़कने लगा, धड़कन का धड़कने लगा, यानी क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद होता है कृत प्लस अंत, यानी ये क्रिया से ही क्रिया बनती है, परंतु ध्यान रहे इस क्रिया में अंत में धातु के साथ ना नहीं लगेगा। ध्यान रहे इस चीज का, क्या नहीं लगेगा? ना शब्द, ना प्रत्यय है वो नहीं जुड़ेगा। कृदंत क्रिया यानी क्रिया से क्रिया को बनाया जाता है परंतु ना नहीं लगेगा। इस कृदंत क्रिया को असमापिका क्रिया भी कहा जाता है। असमापिका क्रिया मतलब कृदंत क्रिया से किसी भी वाक्य की समाप्ति नहीं होती, अर्थात ये अंत में नहीं आता है, यह मध्य में या अन्यत्र कहीं प्रयुक्त होता है। देखो वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने पर बनते हैं उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल क्रिया शब्द है, जैसे चलना, चलता, चलकर, पढ़ना, पढ़कर, इस तरीके से। ये मैंने यह समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इन्हें असमापिका क्रिया भी कहते हैं। ये वाक्य के अंत में न होकर कहीं अन्यत्र प्रयुक्त होते हैं, ये बात मैंने पूर्व में बता दी आपको। नेक्स्ट, इनके साथ वाक्य समाप्त कभी भी नहीं होता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? ये जहां कृदंत क्रिया आएगी वहां आपको या तो ता, ते, ता हुआ या ते हुए लगा हुआ मिलेगा, परंतु अंत में नहीं। इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। वो हमेशा कौन सी क्रिया होगी? कृदंत क्रिया होगी। ये क्रियाओं से ही क्रियाओं का निर्माण होता है। इसमें जो वाक्य मिलेगा उसके अंत में आपको ना नहीं मिलेगा। जैसे वह खेलते हुए गिर गया, देखो ते हुए, खेल क्रिया है, मूल धातु है, इसमें ता, ते, ता हुआ, ते हुए लगा हुआ मिलेगा। देखो वह खेलते हुए गिर गया, ते हुए। नदी का बहता जल, देखो ता आ गया। नदी का बहता जल शुद्ध होता है, बहना से बहता बना। जंगल में भागता हुआ हिरण सुंदर लगता है। अब यहां बोलोगे सर ता है आ गया, ये नहीं है, अंत में नहीं आएगा, पहली कंडीशन है। इन्हें इसीलिए असमापिका क्रिया भी कहा जाता है। तो ये तीनों उदाहरण से मेरे ख्याल से कृदंत क्रिया वो समझ में आ गई। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको साथ में बता दी है। अब है हमारी व्युत्पत्ति, प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया का जो अंतिम भेद है वह है क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया। इसका निर्माण कैसे होता है? ध्यान रखना है कि जो सामान्य क्रिया होती है यानी मूल धातु के अंत में ना जोड़ने से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जब उस सामान्य क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह क्रिया क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। परंतु ध्यान रहे इस क्रिया का भी प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होता है, बल्कि वाक्य के या तो प्रारंभ में होगा या फिर मध्य में होगा। देखते हैं भी इसको। मूल धातु में ना जोड़ने से, जैसे पढ़ से पढ़ना, ठीक है, इस तरीके हंस से हंसना, लिख से लिखना, यानी इनमें आपको ना लगा हुआ मिलेगा 99%। जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो, ठीक है, संज्ञा की तरह यानी संज्ञा क्रियार्थक और संज्ञार्थक के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा।
जैसे हाथ का हथियाना बोल दिया या हंस का हंसना, कैसे आएगा उसको देखो। इनका प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होना चाहिए, ये वाक्य के आरंभ या मध्य में आती है। जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, देखो पढ़ धातु है, ना लग गया लेकिन ये अंत में नहीं आया, तो ये पढ़ना यहां क्या बन गया, संज्ञार्थक या क्रियार्थक का रूप हो गया। इसलिए परीक्षा में इन जो मैंने बताए हैं इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, अंडरलाइन किया होगा। जैसे वह खेलते हुए गिर गया और आपको इसको पूछ लिया खेलते हुए किस प्रकार की क्रिया है, और आपको पता है वाक्य के अंत में नहीं आई, लेकिन आपको पता है आपने इसको पढ़ा है, अच्छे से इसको समझा है, तो आप बता दोगे सर ये कृदंत क्रिया है। इसी तरीके से मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको पता चल गया कि ना शब्द लगा है और वाक्य ये संज्ञार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, यहां मरना आ गया। जीना एक कला है, जी से जीना एक कला है। इस तरीके से यह शब्द हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है या हितकारी होता है। यानी जो संज्ञार्थक के रूप में क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है वहां हमेशा क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया होगी। इसकी सबसे बड़ी बात है उस क्रिया के अंत में ना लगा हुआ मिलेगा, जबकि कृदंत क्रिया में ना नहीं लगा होगा। मेरे ख्याल से प्रयोग के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे जो क्रिया के जो बाकी बचे भेद थे ये अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने रजिस्टर में इनको उतार सकते हैं। ये हमने मूल जो क्रिया की व्युत्पत्ति के आधार पे जो 8 भेद थे उनको बड़े अच्छे से पढ़ा है और आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पे जो क्रिया के भेद है सकर्मक और अकर्मक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।